जैसे कहते हैं ना झड़ी लगने वाली है, क्योंकि द फील्ड दैट यू बिलोंग टू, आई थिंक हम उस सब या तो उससे डरते हैं और या फिर कहीं ना कहीं उसके नजदीक हैं। और अगर मैं 50 साल की हूँ और मैं डॉक्टर के पास चले जाऊं, तो डॉक्टर मुझे जरूर कह देंगे मीठे पर कंट्रोल करना, आप बॉर्डर लाइन पर हैं। तो ये बॉर्डर लाइन से डॉक्टर हम सबको बड़ा डर लगता है। और उसके लिए एक बार को तो घबराकर, कुछ लोग होते हैं जो शुरू में एक सिंपल उपाय करने लग जाते हैं, बॉर्डर लाइन कहते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, मैं पहले से उसको कंट्रोल कर लूं। तो कंट्रोल करने के लिए हमारे देश में तो नीम हकीम खतराए जान काफी सारी चीजें हैं, और जो हमें जो बता देता है एक बार एक्सपेरिमेंट के तौर पर हम उसे करना चालू कर देते हैं। सबसे पहले शायद मैं इसी चीज से आपको जानना चाहूंगी कि हम तुलसी की पत्तियां लेते हैं, दालचीनी के पाउडर लेते हैं, ग्रीन टी लेते हैं, सहजने की पत्तियों का रस लेते हैं, तो जामुन के बीज का पीस कर पाउडर बनाते हैं, तो मेथी का पानी रात को बनाकर और सुबह पीते हैं। हम क्या कुछ नहीं करते इस डेडली डायबिटीज से बचने के लिए। तो ये सब कहाँ तक ठीक है, प्लीज बताएं डॉक्टर। ओके मैम, गुड मॉर्निंग मैम, आप सभी को जो भी सुन रहे हैं दर्शक उनके लिए भी। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा डायबिटीज है क्या और डायबिटीज से क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमें, ठीक है, और किस तरीके से उसके बचाव किए जा सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं डायबिटीज, अभी मैडम ने भी कहा डेडली डिजीज, डेडली, डी फॉर डेडली और डी फॉर डायबिटीज। सो डायबिटीज के अंदर पहले तो इसकी आप प्रिवलेंस समझिए कि कितना ज्यादा इंडिया के अंदर फैल रहा है। जैसे कि पहले जो डायबिटीज की जो प्रिवलेंस थी इट वाज अराउंड 3 to 4%। 100 में से 3 या 4 लोगों को ही डायबिटीज होती थी। नाउ इन 2015 जो डेटा बताते हैं वो है 8 to 10% प्रिवलेंस इन इंडिया, राइट। इट्स मीन कि 100 में से 8 से 10 जनों को डायबिटीज है, और जो कि 2030 के अंदर ये रेज होने वाली अराउंड 12 to 13%। तो ये इतना प्रोग्रेसिवली ये डिजीज हमारे इंडिया के अंदर फैल रही है, मतलब पांव पसार रही है, समझ रहे। आप सब कोविड-19 और इससे डर रहे हैं, राइट, बट कोविड-19 की मोर्टेलिटी वाज अराउंड 2 to 3%, और जो कि एक्यूट कंडीशन है। बट डायबिटीज के कारण जो डेड हो रहे हैं लोग या फिर जो पीपल अभी मोर्टेलिटी हो रही है वो काफी ज्यादा है, उससे भी कहीं गुना ज्यादा है। तो इससे बचना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर ये हो गई तो इससे जो हमारे ऑर्गन्स है लाइक हार्ट, किडनी और आंखों का पर्दा, ये सब अफेक्टेड होंगे, और जिसके कारण से मोर्टेलिटी उससे भी ज्यादा हमारे को मिलेगी, ठीक है। तो डायबिटीज आपने पूछा कि बॉर्डर लाइन है और इनसे हम क्या क्या कर सकते हैं, लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, बिल्कुल राइट, मैं भी आपसे एग्री करता हूँ। तो डायबिटीज के अंदर सबसे पहले तो ये डायबिटीज होती क्यों है, मैं थोड़ा सा इनिशियली पहले आपको थोड़ा बताना चाहूंगा इसके बारे में, ठीक है मैम। बिल्कुल। तो राइट, सो डायबिटीज क्या है। डायबिटीज एक मैं अगर आपको बहुत ब्रॉड वे में कहूंगा तो ये एक मदर ऑफ द डिजीज है, ये जननी है सभी डिजीजेस की। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो डायबिटीज में ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, उसे हम डायबिटीज कहते हैं। अब वो कितनी बढ़ जाती है उसमें अलग अलग क्राइटेरिया है, WHO का जो क्राइटेरिया है वो डिफाइन करता है, अगर फास्टिंग शुगर 126 से ज्यादा है, 126 से ज्यादा है, एंड खाने के 2 घंटे बाद की जो शुगर होती है वो मोर देन 200 है, ठीक है, तो उसे हम डायबिटीज कहते हैं। जी। कई बार क्या होता है कि हम जब चेक करते हैं तो शुगर कभी 110 आती है, कभी 120 आती है, कभी 140 भी आ सकती है फास्टिंग, और कभी 90 भी आती है। तो पेशेंट मुझसे आकर पूछते हैं कि सर मेरे पे डायबिटीज है या नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि ब्लड में शुगर फ्लक्चुएट करती है, नॉट एक ही क्वांटिटी में नहीं रहती कि इसी रेंज में ही रहेगी, ठीक है। तो इसके लिए WHO ने एक और क्राइटेरिया डिफाइन किया है, HbA1c, 3 मंथ एवरेज शुगर, क्योंकि ये एक एवरेज होता है पूरी शुगर का, लास्ट 3 मंथ से क्या है हमारी शुगर ब्लड के अंदर। यदि वो 6.5 से ज्यादा है तो उसे हम डायबिटीज कहते हैं। तो दिस इज वेरी इजी टेस्ट और किसी भी लैब के अंदर ये हो जाता है।
Right. ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन भी है कि मेरे डायबिटीज है या नहीं है, कभी मेरी शुगर 150 आ जाती है, कभी 200 आ जाती है, कभी 110 ही रहती है, तो ये टेस्ट, सिंपल टेस्ट वो करवा सकता है। ठीक, तो हम वो टेस्ट पेशेंट को जनरली रिकमेंड करते हैं कि एक बार करवा कर आ जाइए, अगर वो ज्यादा है तो इट्स मीन यू हैव डायबिटिक। ओके, इसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस, मैं आपके क्वेश्चन अभी सॉल्व करना चाहूंगा। लाइक कई पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि जो ये डायबिटीज है, पहले जो क्राइटेरिया था वो तो 140 या 150 था, 140 150 था। was about to come to this कि ये क्या दुविधा है, और लोग कभी कभी इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा डॉक्टर, कभी कभी डॉक्टर्स को ब्लेम करते हैं कि ये नए नए तरीके बनते जाते हैं, और हमें कहीं ऐसा तो नहीं कि जल्दी डॉक्टर दवाई इंट्रोड्यूस कराने के चक्कर में ऐसा कुछ करते हैं कि हमारी ब्लड शुगर लेवल का रेशियो नंबर जो है वो लो कर दे रहे हैं। राइट मैडम, ये सबके मन में ये क्वेश्चन उठता है कि लाइक डॉक्टर है ना, दवाइयाँ बेचने के चक्कर में तो नहीं कर रहे हैं, या फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए कुछ उनको मिलता है, दैट्स व्हाई दे आर गिविंग द मेडिसिन। एब्सोल्युटली। सो इसके बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो क्राइटेरिया है, पहले तो डिफरेंट एज ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक ओल्डर जो एल्डरली पेशेंट्स है उनके लिए डिफरेंट है, यंगर पेशेंट्स के लिए ये डिफरेंट है। ठीक है, सो जनरली जो बेसिक क्राइटेरिया है वो माना गया 126। वाई, वो क्यों माना गया है? क्योंकि उसका एक रीजन है कि इससे ऊपर जब ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा होती है तो वो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन और मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? जैसे कि आंखों का पर्दे का अफेक्ट आना, किडनी पर अफेक्ट आना, और न्यूरोपैथी होना, नर्व्स में सेंसेशन होते हैं ना लोगों को, अल्टर्ड सेंसेशन होना। बिल्कुल डॉक्टर मनोज, बिल्कुल। तो इस शुगर से लेवल जब ज्यादा हो जाता है तो इन पर अफेक्ट आने लग जाता है। ठीक है, तो इनिशियली जब वो पहले जो क्राइटेरिया था वो 140 180 का, वो इसलिए था क्योंकि उनको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे वो नहीं थे। ओके, अब हमारे पास फाइन इंस्ट्रूमेंट आने लग गए। लाइक जैसे आंखों का पर्दा है, उसमें माइक्रोवेस्कुलर के अंदर माइक्रो एन्यूरिज्म हो जाता है, लाइक वेसल्स का डायलिटेशन। सिंपल वर्ड में वेसल्स का डायलिटेशन होने लग जाता है, जिसके कारण से आंखों का पर्दा धीरे धीरे खराब हो जाता है। तो देखा गया है कि इस शुगर लेवल से जब शुगर ज्यादा बढ़ती है तो ये प्रोग्रेशन काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है। राइट। ठीक है, तो इसलिए ये क्राइटेरिया पहले जो 140 180 था उसको 126 पर किया गया, क्योंकि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी हो गई है। तो अर्ली डिटेक्शन होने लग गया कि हाँ, इस लेवल से अधिक पर पेशेंट में ज्यादा मिला है। सेकंड, इसमें बीटा सेल फेलियर होता है। लाइक आपको मैं आगे बताना चाहूंगा कि सिंपल वर्ड में आपको बताऊं तो पैनक्रियास बीटा सेल्स होती है, आप जानते होंगे सभी। तो बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट करती है। ठीक है, तो ये बीटा सेल जब इंसुलिन सिक्रीट करती है तो ये देखा गया है कि बीटा सेल्स अराउंड 50 to 60% डैमेज हो जाती है जब ये डायबिटीज डायग्नोज होती है। एट द टाइम ऑफ द डायग्नोसिस जब हम ब्लड शुगर मोर देन 126 होती है तो इट्स मीन कि बीटा सेल डीजनरेट ऑलरेडी 50% हो चुकी है पेशेंट के अंदर। आई सी, ओके डॉक्टर। सो डॉक्टर, इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्रिवेंशन की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या इन बीटा सेल्स को हम टाइम रहते कंट्रोल कर सकते हैं सो दैट ये सही अमाउंट पर इंसुलिन सीक्रेट करती रहे लाइफ लॉन्ग? कोई तरीका है कि सेल्स को सेव कर सकते हैं? राइट मैडम, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन कि लाइक हाउ कैन वी प्रिवेंट, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। राइट, जी बिल्कुल डॉक्टर। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं कुछ रिस्क फैक्टर बताऊंगा डायबिटीज को। ठीक है, तो डायबिटीज के जो इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है उसमें कुछ, एक तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं जिनको हम मॉडिफाइड कर सकते हैं। राइट, ठीक है, और एक होता है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जिन पर हमारा बस नहीं चलता, उनको हम कुछ मॉडिफाइड नहीं कर सकते। अब नॉन मॉडिफाइबल पहले हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। नॉन मॉडिफाइबल के अंदर दो रिस्क फैक्टर होते हैं, लाइक एज, क्योंकि एज पर किसी का वो नहीं है, एज प्रोग्रेस होगी। कभी आदमी 20 ईयर का था, फिर 30, फिर 40, फिर 50, तो वो उस पर हमारा बस नहीं चल सकता। राइट। सेकंड, हमारी जेनेटिक्स, क्योंकि पेरेंट्स से जो जीन्स मिले हैं उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। दैट्स ट्रू डॉक्टर, बिल्कुल सही। जी। तो अगर ये दो फैक्टर है उसको हम
नहीं चेंज कर सकते। इसका पर मतलब फिर भी यंग एज में हो तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैं अभी एक मिनट, ठीक सॉरी। ठीक। तो इन 2 रिस्क फैक्टर को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, पर नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा है। वो कौन कौन से हैं? जैसे ओबेसिटी, मोटापा। जैसे अगर कोई पर्सन है जिसका वेट, जिसकी बीएमआई, अगर वेट तो अकॉर्डिंग टू हाइट होता है, सो बीएमआई मोर देन 26 है, मोर देन 26 या 27 से ज्यादा है, तो उनमें ये ज्यादा होता है, क्योंकि बीएमआई हर कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस इज इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। यदि फीमेल के अंदर 85 सेंटीमीटर से ज्यादा किसी की एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस है, और मेल के अंदर मोर देन 95 सेंटीमीटर। और ये नापते कैसे, मेजर कैसे करते हैं? अगर हम फ्रॉम द अम्बिलिकल लेवल से इंच टेप के थ्रू आप इजीली घर में मेजर कर सकते हैं। ऑलराइट। ठीक है। अगर वो इससे ज्यादा है तो उनमें ये काफी ज्यादा होने की चांसेस है। उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि इंसुलिन से रेजिस्टेंस हो जाती है। जितनी ज्यादा ओबेसिटी होती है, फैट टिश्यूज होते हैं बॉडी के अंदर, तो इंसुलिन वर्क प्रॉपर वे में नहीं कर सकता, वो उसके लिए बैरियर बन जाता है। ऑलराइट। ठीक है। तो वो उसके रिसेप्टर पर वो ज्वाइन नहीं हो पाता, जिसके कारण से वो वर्क नहीं कर पाता। राइट। ठीक है। तो अगर हम इस मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, ओबेसिटी कम करना थोड़ा इजी है एज कम्पेयर टू द अदर। ठीक है। सेकंड, फिजिकल इनएक्टिविटी। यस। क्योंकि यस। आजकल देखा गया है कि लाइक मोस्टली आवर जो हमारा टाइम है वो कंप्यूटर, लैपटॉप और टीवी, मोबाइल, इन पर ही निकल जाता है। ठीक है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि लाइक स्मोकिंग से भी ज्यादा खतरनाक फिजिकल इनएक्टिविटी को माना गया है। आज जो कैंसर का जो इम्पोर्टेंट कारण है वो फिजिकल इनएक्टिविटी भी है। लाइक इफ यू विल सिट अराउंड 2 to 3 आवर कंटिन्यूअसली ऑन द लैपटॉप और मोबाइल और योर लाइक ऑन चेयर, देन ये आपके बैकएक प्रॉब्लम और कैंसर की और प्रॉब्लम भी कर सकता है। समझ रहे? डायबिटीज के अलावा और भी मल्टीपल रिस्क वो कर सकता है, कार्डियक प्रॉब्लम करेगा और काफी अधिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए कैंसर मतलब स्मोकिंग से भी ज्यादा खतरनाक फिजिकल इनएक्टिविटी को माना गया है, कंटिन्यूअस सिटिंग को। जी। तो सो फिजिकल इनएक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है डायबिटीज में। जी। थर्ड, स्मोकिंग, अल्कोहल, जो कि आजकल काफी ज्यादा यंगस्टर और इनकी पॉपुलेशन में काफी ज्यादा वो हो गया है, ट्रेंड बन चुका है कि नहीं। ठीक है। एक डाइट हमारी, जी। जो सभी जानते हैं कि काफी ज्यादा डाइट में आजकल जो है, जो फूड के अंदर है, प्रोसेस्ड फूड काफी ज्यादा लिया जा रहा है। एब्सोल्युटली डॉक्टर, बिल्कुल सही। तो उसके कारण से भी काफी ज्यादा ये हो रहा है। तो ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर हम इनको पहले से ही प्रिवेंशन की तरफ जाएंगे, इनको कंट्रोल करेंगे, तो ये डायबिटीज को हम डिले कर सकते हैं, इसका प्रोग्रेशन, और काफी ज्यादा डिले कर सकते हैं। और जो पेशेंट अगर ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं तो वो कम दबाव पर आ सकते हैं। ओके। ऑलराइट, दैट्स आल्सो पॉसिबिलिटी। वंडरफुल डॉक्टर। राइट। तो ऐसा नहीं है कि जिनके डायबिटीज हो गई तो वो अगर फिजिकल इनएक्टिविटी करेंगे तो क्या बेनिफिट है। वो कई जने पूछते हैं अब तो सर हो गई, अब क्या करें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ओके। अगर वो ये करेंगे तो उनकी जो डोज है वो भी कम हो जाएगी, और वो प्रोग्रेशन नहीं होगा डिजीज का, तो वो इंसुलिन पर नहीं आएंगे, वो इजीली टैबलेट पर ही उनका कंट्रोल चलता रहेगा। So doctor, they say कि डायबिटिक पेशेंट को नॉर्मल लोगों के से ज्यादा मीठा खाने की क्रेविंग होती है। Is that so? और या फिर खाने में थोड़ी सी चीटिंग उन्हें अलाउड है? राइट मैडम। डायबिटीज लोगों को क्रेविंग होती है, इससे मैं मतलब आई एग्री विद दिस पॉइंट। व्हाई? क्योंकि हम किसी भी चीज के लिए जिसको मना करते हैं तो आई थिंक वो ज्यादा ही इच्छा होती है करने की। That's right. क्रेविंग, ऐसा मैं ये नहीं कहूंगा कि इसके कारण से क्रेविंग हो रही है डायबिटिक पेशेंट में, बट किसी भी चीज के लिए मना किया जाता है तो उसके लिए ज्यादा क्रेविंग होती है। जैसे कि आप फास्ट करते होंगे उस दिन ज्यादा भूख लगती है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आपने। अदरवाइज आप काम करते रहेंगे तो भूख का एहसास भी नहीं रहेगा। रख दी। जी बिल्कुल, वेरी नाइस डॉक्टर, एब्सोल्युटली। जी। तो यही रीजन है कि डायबिटिक पेशेंट में ऐसा नहीं क्रेविंग ज्यादा होती है, बट वो इच्छा होती है क्योंकि उसके लिए मना किया गया है, तो इच्छा होती है यार खाने को मिल जाता तो कितना अच्छा लगता। ठीक है ना। अब बच्चों को आप किसी चीज के लिए, खेलने के लिए मना करोगे तो उसी चीज खेलेगा। अगर पढ़ने के या टीवी देखने के लिए मना करोगे तो उसी चीज को देखने की कोशिश करेगा। जिस भी चीज के लिए हम मना करते हैं वो चीज ज्यादा करने की इच्छा होती है। तो ऐसे में जब थोड़ा क्रेविंग ज्यादा होती है तो किस तरह की चीटिंग अलाउड है?
हम कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं और कौन से बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए, या खाने में क्या बहुत कम कर देना चाहिए और किसकी मात्रा को बढ़ा देना चाहिए? प्लीज डॉक्टर एडवाइस करें। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बेसिक स्टेप्स बताऊंगा, राइट? वो इजी टू अंडरस्टैंड है आप सभी के लिए। दैट्स देखो व्हाट, ये सेशन हमारा इजी टू अंडरस्टैंड हो और मैक्सिमम पीपल इस सब से अवगत हो सके और अपने आप को इस खतरनाक बीमारी से बचा सके। थैंक यू डॉक्टर। सो मैडम, दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, पहले तो ये समझिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जैसे मिक्स आटे की रोटी, बिल्कुल सही। गेहूं, चना, ये जो होती है उसके मिक्स आटे की रोटी वो होता है। फ्रूट्स होते हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में माना जाता है, अच्छा, ठीक है। दालें, और इनमें भी प्रोटीन के अलावा कुछ कार्बोहाइड्रेट भी होता है, तो वो भी सिंपल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर इसका एनरोलमेंट होता है। वेजिटेबल्स हम लेते हैं, वो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर एनरोल्ड होता है, समझ रहे? एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है जैसे कि शुगर जी, या जूस, कोल्ड ड्रिंक, इन सब में सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। गुड, जैगरी जिसे हम कहते हैं, शहद, हनी, ये सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अंदर माने जाते हैं, ठीक है। अब सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर जाकर उनमें डायरेक्ट ब्लड एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इजी टू एब्जॉर्ब, ठीक है। वो इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, जिसे कहते हैं ना किक, किक मिलना, तो वो किक वो देते हैं जस्ट सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो वो बॉडी में बहुत फास्ट एब्जॉर्ब होने के कारण ब्लड के अंदर शुगर को बहुत जल्दी बढ़ा देते हैं। ओके, ऑलराइट। और ब्लड में जब शुगर एकदम ज्यादा तेजी से बढ़ेगी तो इंसुलिन पर वर्कलोड बढ़ जाएगा, पैंक्रियाज पर वर्कलोड बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही। उसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इंसुलिन सिक्रीट करना पड़ेगा उस टाइम पर, जिसके कारण से उसकी सेल डैमेज होने का ज्यादा खतरा होता है, ठीक है। और बॉडी उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी शुगर को, और वो शुगर दूसरे ऑर्गन्स में जाएगी जहां उसको जाना नहीं चाहिए, और वो उन ऑर्गन्स को खराब करेगी, जैसे किडनी, लिवर और आईज, इनको खराब करेगी, उनको डैमेज करेगी, ठीक है। बट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में स्लोली एब्जॉर्ब होते हैं, ओके, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है। सिंपल वर्ड्स में वो कॉम्प्लेक्स है, तो उसको डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं उनको वर्क करने में टाइम लगता है, तो वो स्लोली ब्लड में शुगर की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, जी, राइट, ठीक है। तो बीटा सेल को इंसुलिन भी स्लोली रिलीज करना पड़ेगा, ठीक। तो उसके कारण से शुगर भी धीरे धीरे बढ़ेगी और इंसुलिन प्रॉपर वे में काम कर पाएगा। वाओ डॉक्टर, सो वेल, सो इजीली एक्सप्लेन्ड। बहुत अच्छा लगा ये पूरा एक्सप्लेनेशन, जो इतना सिंप्लिसिटी के साथ आपने कॉम्प्लेक्स शुगर को बताया, किस तरह से वो हमको ज्यादा उसका इंटेक करना चाहिए और सिंपल शुगर्स को मिनिमाइज कर देना चाहिए। अब कौन से फूड है जिनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और आपके गेहूं, चना, इनकी रोटी, मिक्स आटे की रोटी। अब कई क्वेश्चन पूछते हैं कि लाइक चावल खा सकता हूँ मैं? जी, तो चावल भी मैडम, ऐसे तो हम कहेंगे कि साउथ इंडियंस है वो राइस ही खाते हैं। अगर हम आप ईस्ट की साइड जाएंगे, वेस्ट बंगाल, और ये भी राइस खाते हैं, तो क्या उनमें शुगर बहुत ज्यादा बढ़ती है या उनमें बहुत जल्दी प्रोग्रेसिव होती है डिजीज? ऐसा नहीं है मैडम, राइट। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो राइट, ये भी एक अलग बात है कि लाइक सबकी जेनेटिक्स अलग होती है। नॉर्थ इंडियंस की अलग जेनेटिक्स है, हमारे साउथ इंडियंस की अलग जेनेटिक्स है, ईस्ट साइड की अलग जेनेटिक्स है, राइट। सो वो भी राइस खा सकते हैं, बट क्वांटिटी इज इम्पोर्टेंट, राइट, ठीक है। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना मात्रा में वो क्या खाए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, और उससे किस तरीके से यूज कर रहे हैं। जैसे रोटी है, अगर रोटी को छानकर यूज करेंगे आटे को, तो फिर वो इतना बेनिफिशियल नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बिना छाने यूज करें। उसमें अगर हम और कुछ जैसे जौ और बाजरा और जो भी होता है, दालें, सोयाबीन, इन सबको अगर मिक्स करेंगे तो वो ज्यादा हेल्दी होगा हमारे फूड। परफेक्ट, वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, जिसके कारण से एब्जॉर्प्शन और स्लो होगा। सो जो हम बेसिक्स पर अपने आ जाए, और जो हमारे रफ और कोरस ग्रेन्स हैं, वो हमारे लिए, नॉर्थ इंडियंस के लिए पर्टिकुलरली मच बेनिफिशियल रहेंगे।
rather than गेहूं की रोटी या चावल से। आई थिंक ये आपका यहाँ से ये टेक अवे हमारा रहा कि हमें थोड़ा सा के तरीके को बदलना होगा और गेहूं की रोटी की जगह हमारा मोटा अनाज, हमें मोटा मिक्स आटे की जो रोटी होती है उसका यूज करें। और चावल के अंदर जैसे ब्राउन राइस वो यूज कर सकते हैं, ठीक है, और उसको लिमिटेड अमाउंट में खाएं, बहुत ज्यादा अमाउंट में ना खाकर लिमिटेड अमाउंट में वो खा सकते हैं नॉर्मल। डॉक्टर मनोज, एक मुझे बताएं कि हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज किस तरह से रिलेटेड है? राइट मैडम, वैसे मैडम डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। ओके। बट हाइपरटेंशन के अंदर जनरली क्या होता है कि फर्स्ट हाइपरटेंशन के अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज ज्यादा होती है, आपको पता होगा। जी बिल्कुल। तो डायबिटीज से भी कार्डियोवैस्कुलर रिस्क की कॉम्प्लिकेशन काफी ज्यादा बढ़ जाती है जी, ठीक है। तो डायबिटीज और कार्डियोवैस्कुलर हाइपरटेंशन दोनों कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को मोर प्रमोट करती है। लाइक वो 4 टाइम्स इंक्रीज करती है डायबिटीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज को, और हाइपरटेंशन भी 4 to 6 टाइम्स डायरेक्टली इंक्रीज कर सकती है। तो अगर ये दोनों ही डिजीज किसी एक ही पेशेंट में हो तो वो मल्टीपल चांसेस हो जाती है उसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और अदर रिस्क जैसे पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज, इनकी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है। पर डायबिटीज का डायरेक्टली हाइपरटेंशन से कोई रिलेशन नहीं है। जी। एक डॉक्टर बताइए मुझे, प्रेग्नेंट विमेन, उनका डायबिटीज की मैंने सुना है उनको रिस्क ज्यादा है, सो उसका बच्चे पर भी क्या प्रभाव पड़ सकता है? मैडम जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज होती है उसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। जी जी बिल्कुल। पर कुछ पेशेंट में पहले से ही डायबिटीज होती है, फिर वो प्रेग्नेंट होती है तो वो मतलब डायबिटीज ही कहते हैं, उसे जेस्टेशनल डायबिटीज हम नहीं कहते। तो दोनों एक अलग टॉपिक से। लाइक जेस्टेशनल डायबिटीज जो होती है उसमें इनिशियली फर्स्ट कई पेशेंट मेरे पास आते हैं, मैं आपको थोड़ा इनिशियल वे से स्टार्ट करूंगा। लाइक कई पेशेंट जैसे आते हैं, इफ दे आर डायबिटिक तो क्या हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं, ये पूछते हैं पहला क्वेश्चन मेरे से। जी बिल्कुल। तो मैं यही कहूंगा कि अगर इनिशियली जब वो प्रेग्नेंट होते हैं तो उनका HbA1c लेवल इट शुड बी इन कंट्रोल्ड लिमिट, राइट। उनका HbA1c लेस देन 6 होना चाहिए या 7 से कम तो होना ही चाहिए, ठीक है। फर्स्ट। सेकंड, वो भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं और नॉर्मल प्रेगनेंसी वो फॉलो कर सकते हैं अगर उनकी शुगर पूरे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कंट्रोल रहती है तो वो नॉर्मल कर सकते हैं। जनरली देखा गया है कि जिनके पहले से डायबिटीज होती है अगर वो प्रेग्नेंट होते हैं तो इंसुलिन से ही उनकी शुगर कंट्रोल हो पाती है, क्योंकि डायबिटीज के अंदर जो प्रेगनेंसी है उसमें कोई भी टैबलेट सेफ नहीं है एक्सेप्ट मेटफॉर्मिन। जी जी। ओ डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं जानना चाहूंगी और शायद बहुत से दर्शकों के मन में भी ये डेफिनेटली क्वेश्चन होगा। बहुत से पेशेंट्स और खास तौर से थोड़ा एजिंग पेशेंट्स को एक ही प्रॉब्लम होती है कि उनकी ब्लड शुगर बड़ी फ्लक्चुएट करती है, कभी बहुत लो हो जाती है और कभी बहुत हाई हो जाती है। ऐसे में वो किस तरह से अपने इंसुलिन के इंजेक्शन से उसको कंट्रोल करें, क्योंकि कोई भी एक सेट नॉर्म तो उनके लिए बनाया जा ही नहीं सकता। राइट मैम, इसके लिए मैं कहूँगा कि आपको कि जो एल्डरली पीपल है उनके लिए HbA1c लेवल पहले तो उनको डॉक्टर से पूछना चाहिए उसे किस लिमिट तक HbA1c लेवल को रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कुछ पेशेंट जैसे एल्डरली एज ग्रुप है वो मेरे पास आते हैं और वो बोलते हैं सर मेरी शुगर 140 हो गई या 160 हो गई है, 180 हो गई, पर मेरी कंट्रोल नहीं हो रही, मुझे और अच्छी मेडिसिन दो या ज्यादा मेडिसिन दो ताकि मेरी शुगर कंट्रोल रहे। बट मैं कहना चाहूंगा कि एल्डरली पेशेंट में ब्लड शुगर को कंट्रोल एक लिमिट तक ही अच्छा है, अदरवाइज उनमें हाइपोग्लाइसीमिया की रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर वो अकेले पेशेंट रहते हैं घर के अंदर तो हो सकता है कि वहाँ बेहोश हो जाए, गिर जाए, जिसके कारण से और उनको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले उनको HbA1c लेवल की कट ऑफ वैल्यू उनके डॉक्टर से पूछनी चाहिए कि मेरे ये कार्डियक प्रॉब्लम है या नेफ्रो किडनी की प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है तो मुझे मेरे शुगर लेवल कितना रखना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट है ना। सेकेंड पॉइंट, आजकल कुछ मेडिसिन जो अभी न्यूअर जनरेशन मेडिसिन आई है लाइक DPP4 इनहिबिटर, वो जनरली ब्लड को जो शुगर है उसको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है। ऑलराइट। तो वो एक ब्लड को में शुगर की मात्रा को कांस्टेंट बनाए रखता है, बहुत ज्यादा लो भी नहीं रखेगा, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं रखेगा। So these are the good agent for elderly people. Wonderful, doctor. This is some news to I think all of us.
हम में से बहुत बहुत लोग ऐसे होंगे डॉक्टर जो सालों से जो मेडिसिन चले आ रही है, हम बस उन्हीं को लेते रहते हैं और डॉक्टर को रेगुलरली कंसल्ट नहीं करते। आई थिंक राइट इस मैडम। इसमें हमें रेगुलरली करना चाहिए डॉक्टर को विजिट, क्योंकि ये जिस तरह से आपने ये नई एक इन्फॉर्मेशन दी कि किस तरह से ब्लड शुगर जो हाई और लो है उसको फ्लक्चुएट करने से बचाने के लिए नाउ न्यू ड्रग्स आर अवेलेबल। सो वी वुड नेवर गेट टू नो अगर हम रेगुलरली डॉक्टर को विजिट नहीं करेंगे। आई थिंक दिस इज वंडरफुल इंफॉर्मेशन दैट यू हैव जस्ट एड्रेस्ड थ्रू। लास्टली डॉक्टर, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं चाहूंगी मैं क्विकली आपके सामने पुट इन कर दूं ताकि आप इन दोनों को साथ में आंसर कर सकें जल्दी। आई नो आपके लिए time is a biggest constraint for doctors. I completely value that, doctor. So I would like to know this insulin injections vis-a-vis medicine. लोग इंजेक्शन से घबराते हैं डॉक्टर, और इसलिए जैसे ही अगर डॉक्टर उन्हें कहता है कि नाउ यू विल हैव टू गेट ऑन टू इंसुलिन इंजेक्शंस, यू नो आपको इंट्रावीनस लेना होगा, तो उन्हें घबराहट ऑलरेडी चालू हो जाती है। तो ऐसे में उन्हें लगता है कि उनकी बॉडी को आदत हो जाएगी। यू नो आप प्लीज मुझे इस बारे में जरूर बताएं ताकि हमारी ऑडियंस एक बार पूरी तरह से नॉलेज गेन कर सके इस बारे। मैम पहले तो ये कई मिथ है कि पेशेंट से पूछता है कि सर मेरी तो क्या इतनी ज्यादा डायबिटीज हो गई कि मुझे इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है, और एक बार अगर मेरा इंसुलिन शुरू हो गया तो क्या मैं जिंदगी भर लेता रहूंगा? ये काफी पेशेंट मुझसे आकर पूछते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि कुछ एक्यूट सीवियर कंडीशंस होती है, लाइक किसी की सर्जरी है या किसी को कोई एक्यूट बीमारी हुई है, लाइक फीवर है इस टाइम में, और या फिर किसी पेशेंट को लाइक हार्ट की प्रॉब्लम हुई है या फिर लंग्स की प्रॉब्लम उस समय एक्यूट कंडीशन हुई है, तो एट दैट टाइम इंसुलिन ही दिया जाता है क्योंकि वो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। उसके कारण से ना हाइपरग्लाइसीमिया होता है, पेशेंट की डाइट भी बहुत फ्लक्चुएट करती है। तो शुगर से अगर हम शुगर की गोलियां देते हैं तो मे बी देयर इज द हाई रिस्क ऑफ द हाइपोग्लाइसीमिया। तो एट दैट टाइम अकॉर्डिंग टू द डाइट हम पेशेंट को इंसुलिन देते हैं, ठीक है। बट ऐसी कंडीशन के अंदर इंसुलिन जनरली छूट जाता है, मतलब इंसुलिन लेना नहीं पड़ता बाद में, जब वो डिजीज ठीक हो जाती है उसके बाद वो वापस से टैबलेट पर शिफ्ट हो जाता है। बट कुछ कंडीशन होती है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि डायबिटीज एक प्रोग्रेसिव डिजीज है। देयर इज 50% फेलियर ऑफ बीटा सेल्स व्हेन द डायबिटीज इज डिटेक्टेड। ओके, सो यदि पेशेंट की डायबिटीज वो कंट्रोल नहीं रखता लॉन्ग टाइम तक, लाइक मेडिसिन अगर प्रॉपर वे में नहीं रखता, एक्सरसाइज नहीं करता, डाइट पर ध्यान नहीं देता, तो डायबिटीज की जो बीटा सेल्स है, जो पेनक्रियास से बीटा सेल्स है, वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है, कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट हो जाती है। ये बहुत कम परसेंट में बचती है, 5 to 10% बचती है, जिसके कारण से उसको इंसुलिन लेना पड़ता है। और ऐसी कंडीशन में इंसुलिन जनरली लाइफ लॉन्ग चलता है। बट आजकल कुछ नई मेडिसिन आ गई है जो कि विदाउट इंसुलिन भी वर्क करती है, तो हम वो भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करके देखते हैं कि विदाउट इंसुलिन भी क्या उससे कंट्रोल हो सकता है पेशेंट का या नहीं हो सकता। तो आप अपने डॉक्टर के पास जाकर उनसे भी ये सलाह ले सकते हैं कि हम कौन सी मेडिसिन लें कि हम बिना इंसुलिन से भी कंट्रोल कर सकें। तो क्या मैं ये समझ डॉक्टर दैट इंसुलिन जो इंट्रावीनस हम इंजेक्शंस ले रहे हैं वो जनरली इस डिजीज के लिए लास्ट रिजॉर्ट है? या मैडम, क्योंकि ये वैसे तो ये सबक्यूटेनियस दिया जाता है, इंट्रावीनस नहीं दिया जाता। ओके, तो सबक्यूटेनियस इंसुलिन हम देते हैं, तो ये लास्ट अगर देखा जाए तो लास्ट इसलिए है क्योंकि अगर बिल्कुल इंसुलिन खत्म ही हो गया बॉडी के अंदर तो फिर ये इंसुलिन डेफिशिएंसी है एट लास्ट। अगर हम यही कहें तो डायबिटीज एक इंसुलिन डेफिशिएंसी की स्टेट है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो इंसुलिन नहीं बॉडी में बन रहा तो फिर हमें इंसुलिन बाहर से लेना ही पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे टाइप 1 डायबिटिक होते हैं जिनमें इंसुलिन बिल्कुल बॉडी में नहीं बनता, उसका ट्रीटमेंट ही इंसुलिन थेरेपी है। पर कई पेशेंट जो बच्चे आते हैं हमारे पास, उनके पेरेंट्स कहीं इधर उधर चले जाते हैं, लाइक आयुर्वेद मेडिसिन में चले जाते हैं, और फिर वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन लेकर आते हैं, जिसे हम कीटो एसिडोसिस कहते हैं। उस कॉम्प्लिकेशन के साथ पेशेंट एडमिट होता है फिर हमारे पास। तो कृपया करके मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपने डॉक्टर से कंप्लीट सलाह ले कि उसके क्या करना है, क्यों वो ये ट्रीटमेंट दे रहा है। आजकल मैं जहाँ तक समझता हूँ कोई भी डॉक्टर आपको पूरा एक्सप्लेन करेगा। अगर आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आपको एक्सप्लेन करेगा कि मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, ये दवाई क्यों दे रहा हूँ। तो यू कैन आस्क फ्रीली। जनरली मैं मेरे पेशेंट को हमेशा बताता हूँ कि मैं क्यों दे रहा हूँ, इसका क्या बेनिफिट है और क्या साइड इफेक्ट है आने वाले टाइम में। बिल्कुल सही डॉक्टर। You should always ask your doctor
कि व्हाट आर द बेनिफिट, व्हाट आर द साइड इफेक्ट एंड व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस। ओके जी डॉक्टर, एक बॉक्स में हमारे पास क्वेश्चन है, उसे मैं चाहूंगी आप थोड़ा सॉल्व करें. व्हाट इज एग्जैक्टली कीटोसिस? कीटोसिस, राइट? जी बिल्कुल. राइट मैम, क्या होता है कि इंसुलिन, जिस तरीके से मैंने आपको कहा, इंसुलिन का रोल होता है ब्लड से शुगर को सेल के अंदर पहुंचाना, जी ठीक जी है? बिल्कुल सही. ठीक है, तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर जब ब्लड में, सेल में शुगर नहीं पहुंच पाती ड्यू टू द इंसुलिन डेफिशिएंसी, जी ठीक है, तो इंसुलिन डेफिशिएंसी के कारण ब्लड में शुगर तो पहुंच नहीं पा रही सेल के अंदर. अब सही. सेल को तो न्यूट्रिशन कुछ ना कुछ चाहिए, सही ही बिल्कुल सही. क्योंकि हम वर्क करेंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे, तो न्यूट्रिशन तो उसको चाहिए. तो सेल धीरे धीरे फैट का मेटाबॉलिज्म करने लग जाती है, और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, जो कि स्टोर होता है, उसका मेटाबॉलिज्म करने लग जाती है. आई सी. इनके मेटाबॉलिज्म के कारण से कीटोन बॉडी में बनने लग जाती है. बिल्कुल सही. राइट. ये बहुत सिंपल वर्ड में आपको बता रहा हूँ, वरना इसके पीछे पैथोफिजियोलॉजी बहुत वास्ट है, बट मैं सिंपल वर्ड में कह रहा हूँ कि फैट का मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के कारण से बॉडी में कीटोन्स बनने लग जाते हैं. राइट. सो कीटोन्स आर टॉक्सिक डॉक्टर. हाँ, कीटोन्स जब बॉडी में बनने लग जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करने लग जाते हैं. पेशेंट में काफी ज्यादा वीकनेस हो जाएगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आने लग जाएगी, उसके एब्डोमिनल पेन होने लग जाएगा, बिल्कुल लिथार्जिक, वीक बैठा रहेगा एक जगह, इस तरीके से प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है. इसके अलावा भी जब ये कीटोन कभी बाइंड में पहुंच जाते हैं तो ये कभी कभी बेहोशी कर सकते हैं, बिल्कुल पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, और वो बहुत ड्रास्टिक प्रॉब्लम होती है, एक्यूट सीवियर कॉम्प्लिकेशन होती है डायबिटीज की. जी जी डॉक्टर, सच amazing, such crucial information that you have given on this. One very last question, because I know we are very hard pressed on time. Please doctor, एक लाख यूथ के लिए हमारे एक मैसेज दे दीजिए, ताकि वो इन सब प्रॉब्लम्स के आने से पहले उसको सॉल्व कर सके. थैंक यू डॉक्टर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने ये जो डायबिटीज है वो एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है. तो हमें डेली एक्सरसाइज करनी है. फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, डेली एक्सरसाइज, ठीक है? और कितनी करनी चाहिए ये अकॉर्डिंग टू एज के अकॉर्डिंग होती है. तो कम से कम मैं चाहूंगा यंगस्टर्स को कि 30 to 40 मिनट्स डेली एक्सरसाइज करें, ठीक है? और उसके अंदर एरोबिक और एनएरोबिक दोनों तरीके की एक्टिविटीज करें. एरोबिक्स के अंदर होता है वॉकिंग, साइकिलिंग, रनिंग एंड स्विमिंग, ठीक है? या फिर डांस, जुम्बा, जो भी किसी को पसंद है तो वो एक एरोबिक एक्सरसाइज है. सेकेंड होती है एनएरोबिक एक्सरसाइज. एनएरोबिक एक्सरसाइज के अंदर वेट लिफ्टिंग और इस तरीके की एक्सरसाइज होती है. तो इस तरीके की एक्सरसाइज और प्राणायाम, योगा, ये भी इसके अंदर शामिल करें. तो कम से कम 30 to 40 मिनट्स डेली एक्सरसाइज. सेकेंड, डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आजकल फास्ट फूड का जो चलन है उसको थोड़ा सा कम करिए. मैं मानता हूँ कि टोटली अवॉइड नहीं कर सकते, बट वीक में 1 या 2 बार इसका यूज करें, इससे ज्यादा इसका यूज ना करें. और जितना ज्यादा पॉसिबल है घर का बना हुआ खाना खाए, ठीक है? और ज्यादा ऑर्डर्स नहीं करे कि नहीं जोमेटो और इन जगह से ऑर्डर कर रहे हैं और खा रहे हैं, तो वो आपके लिए आगे के लिए बहुत खतरनाक है. उसमें क्या प्रिजर्वेटिव्स है क्या नहीं है, वो आपके काफी ज्यादा, लाइक अभी आप देख रहे हो कि कैंसर क्यों बढ़ रहा है, उसके कारणों में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, ठीक है? थर्ड, अवॉइड स्मोकिंग और अल्कोहल. जितना हो सकता है अवॉइड करिए. स्मोकिंग तो टोटली अवॉइड करिए, टोटली. स्मोकिंग, गुटखा, जर्दा, जो भी होता है, तंबाकू के जो भी टोबैको के प्रोडक्ट्स हैं, उसको अवॉइड करिए, बिल्कुल बंद, स्टॉप, टोटली, ठीक है? अल्कोहल का कंजप्शन मॉडरेट अमाउंट में कर सकते हैं, जैसे वैसे नहीं करते तो ना करें. ऐसा नहीं है कि कि मैं बोल रहा हूँ तो करें, राइट? खुश हो गए होंगे डॉक्टर. जी. So, मैं ये कहना चाहूंगा कि मॉडरेट अमाउंट में करें. तो यह इम्पोर्टेंट है. और इसके अलावा अगर वो डायबिटिक है तो टाइम से मेडिसिन ले और डॉक्टर की सलाह प्रॉपर वे में ले. एनुअली हेल्थ चेकअप करे. अगर वो 40 प्लस की एज में है तो एनुअली हेल्थ चेकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट की टू अवॉइड द डिजीजेस, क्योंकि उसे हम अर्ली प्रिवेंशन कर सकते हैं और बेटर क्योर कर सकते हैं. परफेक्ट. थैंक यू सो मच डॉक्टर मनोज. मतलब 100 on 100 क्वेश्चंस हमारे सॉर्ट आउट हुए हैं.
And I'm absolutely positive about the fact that all the people have been benefited to the greatest extent because of your, the explanation in such a simple way that everything has been absorbed by us very clearly. Thank you so much, Dr. Manoj. Thank you for this amazing session. Thank you, ma'am. Thank you. With that, I think we have taken a strong message from Dr. Manoj's side, and that was very clear that physical inactivity, जिसको हम शायद कभी ध्यान नहीं देते, मेजर प्रॉब्लम तो डिजीज के लिए ये है और हम उसका सॉल्यूशन कहीं और ढूंढ रहे हैं. तो हमें फिजिकली एक्टिव तो रहना ही पड़ेगा. All of those things, whether it is diet control or alcohol non-intake or having complex sugars, all of this, or not having tinned or canned food, they will come later. But first, we need to be physically active. And second most important thing that Dr. Manoj had recommended is, by all means, one has to take care of the fact that we mustn't be obese. Hamara abdominal circumference has to be noted and it has to be kept in order. For that particular reason, today we have Deepali Khandelwal with us, who's going to particularly pinpoint on this very point that, most of the men are fed up of this paunch around themselves and they do not really know what to do with this stout belly of theirs. Let us see how we can get rid of this extra fat around our abdominal cavity. Thank you so much, Deepali. Thank you for being there for us. Deepali might have been part of this session and you got to know how crucial, how important it is for us to take care of our abdominal fat as well as reduce obesity by all means. So with that, you come into play. Thank you. Over to you. Thank you so much, Manjuji. It was a beautiful session, Dr. Manoj, because you so amazingly explained all of these factors, which is so important. I hope I am audible. Absolutely, you are. Yeah. Exercise, as rightly pointed out by Dr. Manoj, it's so important, not only as preventive, but also to decrease your blood sugar levels. It will help you not go into complications, because mostly all of us, diabetes is a silent killer. So mostly all of us suffer and are totally saddened by the complications that we have with diabetes. So it is very important that you exercise at least 5 days a week. In this 5 days a week, at least 2 days, you should exercise strength training. So what do I mean by strength training is any body exercise, like calisthenic exercise, your body weight exercise would be really, advisable. And if you are doing the other 3 days, at least do some kind of cardio, like walking, or if you're already doing something like you can do spinning, cycling, swimming, something of that sort. At least start with 10 to 15 minutes and increase it to 30 to 40 minutes, whatever you can do. It is very important for diabetic people to check if they're new to exercise. They need to check their blood sugar levels before starting to exercise. So it is very important that you don't exercise in a fasted state in the morning. Early morning exercise is not very wise for diabetic people because it can, land them into hypoglycemia. So it is very important that if you're new to exercise, you should first check your blood sugar level. And if it is below 100, then you should eat something and then start to exercise. Suppose if you're running, very important thing to see, or if you're walking also, very important to see that you are wearing well-fitted shoes. Very important, because diabetes affects you with neuropathy. So your feet it can start with ulcers, it can go to gangrene, it can, land you anywhere. So it is very important that you wear well-fitted shoes and not chappals when you're walking. Well-fitted shoes with cotton absorbent socks is the thing that you're going to wear. If you're walking, if you're running, take care of it, because what happens is with diabetes, you lose sensations in the periphery because of peripheral neuropathy, and then you don't understand if something hurts you or something is getting you that friction of your chappals or anything. So it can land you into something like ulcer, and which can, end up into gangrene. So you don't want to do all of that.
Coming to the exercise part, it's very important that we start with some body weight exercises. So today what I'm going to take you with the little time that we have is through some fat blasting exercises that Pilates has in store. So Pilates really works on your alignment and your posture along with the fat deposits around your waist. Are you ready to go? Let's go. Let's start. So I'm sure you guys might be having a mat. So please stand on a good mat. Try and get a good mat for yourself to exercise. Never exercise on a wooden floor or a rug because this really absorbs the shock and really good for your joints otherwise. All right. So you're going to stand straight and you will start with breathing. So get your hands on the side of your chest and you're going to inhale through the nose. So once you inhale through the nose, see to it that your chest is expanding. Along with your chest, your belly will also expand. This is called as abdominal breathing. Very good for diabetics. It's going to help reduce the stress, the anxiety. So it's very good to start with a good breathing. So inhale into your chest. Let your belly also expand naturally. On an exhale, not only the belly pulls in, but then the chest returns back. All right? Let's do it 2 more times. You're going to inhale and exhale. You're going to inhale. I'm going to show you a side view. You're going to inhale and exhale. So you're going to pull in not only your belly into your spine, but then the chest also recoils back. Coming to the next type of breathing, that is called as posterior lateral breathing, which is also very good for this COVID-19 crisis times. You want to increase the capacity of the lungs. So what you're going to do is, you're going to inhale, but then this time as you inhale, your belly is going to remain constant. Do you see that? The whole thing becomes like a corset and it stays constant over there like a corset. You just inhale into your chest. And when you exhale, you pull your belly more into the spine, not only the belly, but then the back muscles also into the spine. All right. So you're going to inhale into your chest and exhale, pull all 360 degrees in to the center. While you do this, also think of your pelvic floor. Very important for people who grow older is to also activate that pelvic floor. What is pelvic floor? Pelvic floor is the muscles down part. So all those muscles need to really activate. How are you going to activate that? There are 2 ways to think about activating that. Number 1 is to think that you want to stop urination. How do you stop urination? You're going to have that feeling that you want to stop urination. So you're going to lift those pelvic floor muscles up. Second thing is you can put something over here. Maybe if you have a pillow or something, you can just put the pillow in between your legs and think of pressing that pillow. So that's going to help you lift up those pelvic floor muscles along with the abdominal muscles. So this is very important, guys. It's not good to just breathe without activating your pelvic floor muscles if you're breathing consciously. So try, if you have a pillow, you're going to stand straight and press that inner thighs with a pillow. So what this will do is you'll immediately feel that there is some kind of control over here. You can like really pull it up and in. That is very important. So you're going to inhale through your nose. As you exhale, you'll pull the pelvic floor up and you'll pull your 4th, 3rd, 2nd, 1st. So the whole thing comes up like a wave. You got it? So again, inhale through your nose. Exhale. Good. One more time. You're going to inhale through your nose. And exhale. Pull. You got it? Fantastic. So now we'll move to the end of the mat and we are going to stand sideways. You're going to inhale again the same way. Inhale through the nose. See to it that your alignment is right. Your hips are just over your heels. Your rib cage is over your hips. So don't be, see to it that you're not standing anywhere like this. It has to be nice and aligned. This soup bowl of yours, if you have attended my earlier sessions, you remember the soup bowl. You don't want to spill the soup bowl forward. See how the soup bowl is now spilling forward? Or maybe the soup bowl spilling back. You don't want to do any of these. You want to keep the soup bowl nice and stable.
So from here, you're going to inhale, reach your hands up to the ceiling. On an exhale, you start to tuck your chin into the chest and slowly roll down one vertebra at a time. See how my hips are still over my heels. I am not getting my hips back. I am using my core, my belly. I'm using all of those muscles, and I'm going down slowly one vertebra at a time, down, down, as far as I can. It's okay if you don't have the flexibility and you're stuck here. It's okay. Just go ahead. And if you need, you can bend your knees, all right? So you can bend your knees and try and leave your head and your hands loose to the gravity. Let it go loose to the gravity, release the tension. Go down, 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 and leave your head and your hands loose. If needed, you can bend your knees. Try to shift your weight to the toes and not the heels. Shift one vertebra at a time. They don't belong to you. Let it go to the gravity. Slowly rebuild, and your head is the last one to come up. Very important, yeah? This will open up your whole back. Again, inhale. On an exhale, touch it in and slowly roll down one vertebra at a time. I would request, there is some kind of disturbance. So if you find yourself unmuted, please mute yourself so that everyone will be like, more better with the hearing thing. So you're going to start to roll down. Again, leave your head in your hands, leave. Let it go to the gravity. And if you don't have the flexibility, it's okay to bend your knees, remember? Leave your head. Let it just go and feel a nice stretch in your upper back, your neck, and then slowly come up. Fantastic. Now that you are here, you're going to walk ahead to the other end of the mat and you're going to sit down. The way it is comfortable for you to sit down, you can sit down. Get your legs a little away from your hips, not too close, away from your hips. Keep the heels in line with the sit bone. So sit bone when you wiggle the hips, you'll find that there is some bony prominence. That is your sit bone. So you're going to line the heels in line with the sit bone. From here, you're going to hold the back of your thighs. Sit as tall as you can. Think that there is a rope which is pulling you up to the ceiling. Grow taller. Think of creating space in between your hips and your ribs. Inhale. On an exhale, think of that spilling that soup bowl back. So this is your soup bowl. Remember, the pelvis is your soup bowl. So spill the soup back first. So go back, spilling the soup. Go slowly, one vertebra at a time. Keep holding the back of your thighs and keep digging your heels down. Go slow, pull your belly in as you breathe. Remember how I taught you the breathing to start with? Keep breathing and then slowly curl back up and sit taller. See, this is very important. Here you're really using your core to go down with control. It's very important to go down with control. All right? So you're going to again inhale. On an exhale, you'll spill the soup bowl back and start to curl your spine into C shape and slowly with control. Control. Go down slowly, one vertebra at a time. Now the other vertebrae, and now the other, and now the other. And finally, down. When you're lying down, see to it that imagine you have a hot coffee mug on your abdomen, on your belly button. And what exercises you're doing, you don't have to spill the coffee mug. Okay? You don't have to spill the coffee, sorry. So what you're going to do is, stay here. You're going to inhale. On an exhale, you're going to just lift one leg up to tabletop. What do I mean by tabletop is the knee and the hip is in one straight line and the lower leg is parallel to the ground. Can you see how I'm shooting with my toes? I'm not here just like this. I'm not loosely there. I'm like really reaching. Yeah. So remember, you don't have to spill that coffee. Without spilling that coffee, keep that stability and slowly down. And the other leg up to tabletop. And down. Keep going. See, don't move anything. The body should not know that the leg is moving. That kind of stability is what you're looking for. And from where the stability will come? From your core muscles. So keep breathing.
Inhale and see, nothing moves. Nothing moves. The body doesn't know that the leg is moving. See, I'm not changing the shape of the leg. The knee remains at that 90 degrees right from the start. Do you see that? How 90 degrees my leg is, my knee is? So see how I lift that 90 degrees from my hip. I'm not changing the shape, the angle of the knee. Yeah. This is very good control from your core. Now that you can understand how you're going to control, you're going to come up. So get your hands reaching up straight to the ceiling. Inhale. On an exhale, you're going to curl up. So when you curl up, you press your ribs down and you curl up. You don't come up with straining your neck. If you feel your neck is straining, hold the back of your thighs and curl up by bending your elbows east-west. All right, hold it there, hold it there, hold it there, and slowly down. Again, you're going to inhale to prepare. On an exhale, you're going to press the back ribs. So see how I'm pressing the back ribs and I'm lifting my head, neck and shoulders. There is no strain into the neck. I'm not coming up from my neck like this. See, I'm not coming up like this. I'm curling my spine and coming up, right? So once you, and you can hold it here. You're just going to pulse your hands up and down. See how straight, as if I'm lapping water. I am in a swimming pool and I'm lapping water. So keep going. See how it works your core. There should be no stress into your neck. Keep going for 10. And 9. Keep breathing. Inhale for 5. And exhale for 5. This is called the 100. Beautiful for your core work. And if you're feeling on the neck, you can still keep the head down and do it. Okay? Still keep the head down and do it. Or if you feel that you can come up, hold the back of your thighs and come up and do it. But then do it. Any which way, do it. Yeah? And exhale. Last 4. And exhale. Last 3. And exhale. Last 2. Come on, do it. Let it burn your core. And exhale. Last 1. And exhale. If you feel that it came on your neck, that is very common because you don't have the strength to come up from the core. So slowly progress. All right. Now we're going to start with the world famous Pilates 5 exercises that is so famous for blasting the fat in the core. If you want, you can just follow or you can watch whatever you want to do, but then you can watch few counts and then do few counts, whatever is good for you. All right. So what you're going to do is, you're going to get your one leg to take the top. See, never lift both the legs up. There's always one leg at a time so that I recruit the right muscles and I'm not hurting myself. The last thing that you want when you're exercising is injuring yourself. So please follow things properly. One leg to tabletop and then the other. Get your hands straight up to the ceiling and curl up. Once you're here, get the right knee into the chest and hold. See how my other leg is reaching out? I'm shooting with the other leg. There is energy reaching out with the leg. My elbows are east-west. And I am literally pulling that knee into my chest. I inhale, I switch the legs and exhale. This is beautiful. Not only for your hips, not only for your spine, not only for your core, but then the whole body is working over here, right? So you exhale and inhale and exhale. So this is a beautiful exercise for your abdominals, right, guys? If you want a video of this Pilates 5, I can pass you the video in the group. But then this is a beautiful exercise. Like you should do this. You should not miss on this because it's a treasure. The second exercise, we'll do a modification. We'll not do the full exercise because the full exercise is a little intermediate exercise. So I'll make you do a modification. So again, you will lift your leg up to the ceiling. You're going to hold like a ball. See, I've got my knees into my chest. I'm holding it. Now, from here, I'm going to reach my knees straight and hands straight. Yeah, like a boat. And I come back in. I inhale. I exhale. I inhale.
exhale. 2 more times. Inhale. I exhale. 1 more time there. Inhale and exhale. Relax down. That you are doing. Get your So it looks like as if it is one very, simple thing, but I'm telling you, for most of us, it is Herculean task. It really is not as simple. And with such elegance and ease that you are doing, you're making it as if we all can do it in a jiffy. But truly, it is. Thank you, Manjuji. But then this is all because of the principles of Pilates. It says that you have to be in control. You should be precise. There should be concentration. Breathing is involved. Yes. So if you want to practice with me Pilates, let me know. We can put up few sessions every week, since now it is lockdown and I'm at home. People who are interested, we can make a group and we can definitely start. But then these exercises, you're not going to get in one day just suddenly. But then yes, I'm trying to show you so that you can see again, re-see these exercises and do it. But then yes, these are beautiful exercises. This cannot be an overstatement because the effects are fantastic. All right. So going to the Pilates 3, we are done with the 2 exercises. Going to the 3rd exercise, you're going to lift your legs up. You're going to curl up. Get your right leg straight. So if you have a hamstring tightness, it's okay to bend your knees and straighten the down knee. Or if you have good flexibility, you can just put on the top. This totally ensures that not only abdomen here, but then the lower abdomen, which is a problem for many older clients, totally vanishes it. All right, let me tell you, people who come at my studio are mostly above 40, above 50. So if you're thinking this is very difficult exercise, it's not that. Believe me, they start seeing the benefits once they start doing the exercises in good form. So if you are continuing with exercise, if you do your exercises daily, you should try these exercises. Let's go for the 4th one. You get your hands behind your head, you cradle your head as if you are, lifting your head up and keeping the pelvis stable, no arching your back. You're going to reach very slowly only to the point where you're not arching your back. Many people do these exercises and arch their back and come up. That is very bad for the spine. Please don't do that. So what I would show modification is get your hands below your sacrum. This is also very easy. So once you get your hands, can you see that? My hands are just below the sacrum. My legs are straight, as if somebody's pulling my legs up. I slowly reach the legs down. See, somebody's pulling my legs, and I'm just pulling my belly in. I'm trying to pull my belly into the spine. And I slowly come up. I slowly go down, down, down. See how slow I have to go? If I go fast, it's very easy. See, this is very easy. But then going slow and with precision, the eccentric concentration of the contraction of the muscle and the concentric contraction. Going into a little bit of technicalities, but then this is what it helps, yeah? So do you see how going slow really works my lower core? And many people have this thing that my lower belly doesn't go. This is one of the beautiful exercises that I've seen very effective in my practice. The 5th one would be to shapen up your torso, to give you a good circumference, as Dr. Manoj rightly said and discussed that circumference, the growth of your abdomen is very important. So this is going to help you banish all the visceral fat, which is all the fat around the abdomen, because it massages all the organs, and it will definitely banish the inflammatory fat in your body. That is the visceral fat, which is responsible for your lifestyle disorders. All of that fat is all stored around your abdomen, around your organs of the abdomen. So these exercises will help, flush out all of that. So really good. You should do it. Do not skip or miss on this. So the last one, you're going to get into your position again, and you're going to get into your crisscross. See, think of your knee to your shoulder. Not elbow and knee, but then shoulder and knee, so that you come up more and look behind to the back elbow and switch.
like just a bow and arrow, like how a person with a bow and arrow would take the elbow back, such your elbows are supposed to rotate from the torso. It's very important for the spine to be flexible, because you are only as flexible as your spine, you're only as young as your spine is flexible. So you should see to that as you age, your spine becomes very, very stiff. So you should look at mobility of the spine. From here now, we are going to go into sitting. So you're going to sit straight. Try and sit with your legs straight. If you think that you're not your hips and your ribs in one straight line, you're like this, and you can't sit straight, you can bend your knees and sit straight. You can bend your knees, or I prefer usually taking a pillow or something and sitting. That is my favorite. I never allow my clients to sit bend knees, because I feel they do not get the benefit as much. But then many people do. But then this is what I prefer: sitting on a pillow or something to prop up, so that your hamstrings get enough space to lengthen out. So if you are the one who's having tight hamstrings, you can take the pillow, or you can sit straight down, whatever is your body type. So from here, sit like a very straight mountain pose. Like think of somebody's pulling your head up to the ceiling, and you're grounding your hip bones. Remember the bony prominences which I told you about, the sits bone? You're digging that, and that is growing roots into the ground. Your head is reaching up, so that you create space in your vertebrae. That's called traction of your spine. All right? Get your hands straight, reaching out. You're going to twist. Yeah? So see how I'm just twisting on my spine. You're going to twist, and you will think of chopping. Imagine this is a saw. You will go and chop your little finger. See? I'm chopping my little finger. And somebody's wringing my hands back, and I'm looking up. So this is a beautiful exercise to massage again your internal organs and stretch all of that back line. Yeah? Inhale, and grow and sit more taller than what you were sitting earlier. Yeah? Taller. Pull your belly in to the spine, and the back muscles in. So everything is pulling in, and you're sitting taller. It's going to be is your prone position. So you're going to lie down on the abdomen. Okay. So once you lie down on the abdomen, it's important that you keep the alignment of your pelvis nice and stable. So how you do that? Do you know where the pubic bone is? The pubic bone is right, the pelvis bone, which fuses both the two parts of the hips. That is here, right the center point. You feel that there is a bone there. You have to press that bone down on the mat. It's very important, so that you protect your lower back. Going down on the mat. You don't want to burn your abdominal. So how are you going to pull your belly into the side, to this lower back? Pull it. Diamond over here, you're wearing a diamond necklace, and you want to find the diamond necklace front. See, I'm pressing my pubic bone down, I'm pulling my belly in, and I'm shining that diamond to the front. And I'm lifting my hands up to the ceiling, squeezing my scapula. There is energy reaching from the head to the other end of the room, and the feet to the other end. Stretch. A lot of things going on over here. Press your pubic bone, pull your belly in, lift, open your chest, open your shoulders, and slowly inhale and exhale down. Wow. I'm going to get into my the position, that is
can, if you have it available, you can do it only with one. So you're gonna just keep one hand down and just lift. See how I'm pulling. If you don't have the flexibility, you can use a towel or anything that use a towel here. Just wrap a towel and hold the towel. Okay? And those who can reach will reach. And down, you're gonna just see I'm pressing the pubic bone, pulling my belly in and lifting that leg up. Yeah, this is a very beautiful stretch, not only to my hip flexors, but my glutes and hamstrings, back line. I'll release, I'll do the other side. Again, now see I'm holding the side, pulling my belly in, pressing the pubic bone down, holding the other side. Yeah. And if I have the accessibility, I'm gonna hold both the legs and lift up. Yeah. And slowly down. Back into your child's pose. So for child's pose, what I would suggest you guys to do is get your knees apart. See? Knees apart. Heels together. Yeah? Knees apart, heels together. And slowly go down and stretch. So that try to kiss your armpits to the ground. So if you're here, it's okay. Slowly, slowly try to walk your hands and try to attracting your armpits to the ground. So that will And okay, guys, can you still hear me? Because my speaker has stopped working. I hope you guys can hear me. Give me last could not, now we can. Last part we could not. When the last exercise you did, it was difficult for us to gather how exactly you're doing it. So I'm not okay. Wait, maybe it's still working. Did you guys say something? You're fine now. Are you able to hear me? So Deepali, the last one seemed a little difficult to us indeed. And yes, it is. It is difficult. And I showed you a modification where you can get only one leg up or maybe take a towel. Yes. So just with the towel, it's going to help really slowly open up. And that is very good because it massages your all internal organs and really good after all the flexion. So all the flexion that we did, it's very important to open up the other side. Matlab, I can't, it was superbly a wow session. And how thank you so much. The coordinator, I really could not really attempt all of those, but I could that even if I had tried, I couldn't have done them. You know, it was so beautifully done by you with so much of ease and grace. You know, it was so nice looking at you while you were doing it. Deepali, we would love to have a small video of yours where you give us these 5 exercises to practice for some time. And also I would request Anita ji, if she can really form a group until the time lockdown is there on gyms and all, and we can make use of these amazing exercises and get some flexibility in our lives. You know. My pleasure. Thank you so much. So much, Deepali. It was truly an eye-opener that we have to really bring all of these into our lifestyle. Otherwise, we are really heading for huge problems for the future. Thank you, dear. It was fantastic. And one last thing which I just remembered, I would really say as a part of exercise is if you're diabetics and if you're going out of house alone, it is very important that you have some kind of, it's called your medical identification tag. So if you are a diabetic, you should carry something which shows that you are anything. You should carry some sugar candy, which is like Dr. Manoj rightly said, simple carbs. You should carry a candy with you in your pocket because hypoglycemia is not at all,
it's not going to save you, because hypoglycemia is really more dangerous than hyperglycemia will be like over the time, but then hypoglycemia doesn't give you any time. So you have to carry candies with you if you are going for walk or anything. Carry your identification tag that Yes. shows that you are diabetic, so that you stay safe and you're healthy. Thank you so much. Ali, thank you very much. Hope to see you again very soon. Thank you. Thank you. Such a lovely session. Thank you so much. Thank So, you, Deepali. with that, Amazing and- session. Thank you so much, Anita ji. Thank you. And last but not least, I just wanted a small message for all the KDF members. You know, KDF Health Privilege Card is available, and particularly Dr. Manoj, who is from Fortis Hospital, and Fortis, we have wonderful association, and Aditya Sharma, who's connected with us today also. Through him, we can get 10 to 15% discount on various things. The Fortis Hospital offers to us. So thank you so much, Aditya, for this beautiful privilege for KDF members. And I think जब भी कभी किसी को इसी तरह का जरूरत पड़े तो you can get in touch with Anita ma'am, and she would be able to help you all. Thank you very, very much. Anita, over to you. Anything that you would like to convey? Thank you, Dr. Deepali, and thank you, Dr. Manoj. Such an amazing session, and you guys doing so wonderfully कि हम लोगों को तो बड़ी दिक्कत आती है करने में, but seriously आपके साथ हम लोग सीख रहे हैं. And दीपाली, आपका suggestion बहुत अच्छा लगा मुझे कि हम कुछ core members के साथ जो interested हैं, तो हम इन exercises को weekly कर सकते हैं. So let us discuss offline about this. And definitely जो members हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे तो हम तो करना चाहेंगे. मैं मंजू मैम हम लोग तैयार हैं. Definitely. First in the room, I cannot wait to start with all of this. And अभी जब मैं देखती हूँ तो it feels little difficult when to inhale, when to exhale. With practice, I think we can manage all of this. So I think more and more people should connect with Pilates, and I think this is amazing way of exercising. So thank you once again, Dr. Manoj and Pilates expert, Dr. Deepali. Thank you very, very much. Thank you. Have a good Sunday. Enjoy yourselves. And don't really binge into too much of sweets. Thank you. Thank you. Bye-bye. मैम हम आदित्य को इनवाइट कर सकते हैं एक बार. आदित्य आप अपना वीडियो ऑन करेंगे. आदित्य फ्रॉम फोर्टिस हॉस्पिटल. सो टुडे फोर्टिस ने हमको एसोसिएट किया है इस प्रोग्राम में. सो वेरी वेरी थैंक्स टू आदित्य शर्मा फ्रॉम फोर्टिस हॉस्पिटल. आदित्य अगर आप यहाँ हैं. Yes, I'm here. Actually, I was on a run, so I'm just quickly gonna. You can spotlight your video. Yeah. Yeah. So Manju ma'am is here. Yes, thank you so much. Thank you so much for your kind words. I would definitely make sure that there are more of such activities in future, and we can make the best of it with Khandelwal Development Forum. Thank you, Nitya. Yes. It's so nice meeting you after so long, Bete, and that too on a like that. But amazing work that you're doing, and thank you for this beautiful privilege that you have offered, and more people would be benefited by this. Thank you. Crisis, I think it was so well needed. Thank you, Bete. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Manju ma'am, for such a wonderful coordination. Thank you, and good day to all. Stay safe, stay healthy. Bye bye. Bye bye. Bye bye.